हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी भाषा विज्ञान की पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के 8 पार्ट हमने पढ़े थे। ये नवा पार्ट है जिसमें हम 261वें प्रश्न से अध्ययन करेंगे। साथियों, हिंदी भाषा का विकास कौन कौन सी भाषाओं से हुआ है, कौन कौन सी इसकी उपभाषाएं हैं, हिंदी राजभाषा के संविधान में क्या प्रावधान है, उन सभी से संबंधित जो पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, वे प्रश्न हम एक सीरीज के माध्यम से पढ़ रहे हैं जिसका हम नवा पार्ट पढ़ रहे हैं। दोस्तों, चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर आल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ में आपके जो भी साथी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं और उनकी परीक्षा में हिंदी सिलेबस जोड़ा गया है तो आप उनको भी जानकारी दें। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से वीडियो उनके पास शेयर करें ताकि उनकी अच्छी तैयारी हो सके। तो इस नवे पार्ट में 261वां प्रश्न पढ़ेंगे हम। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? सही उत्तर है बी, मागधी से। बिहारी हिंदी का विकास मागधी प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 प्रकार की बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी, जबकि शौर्सनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी तथा राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का, पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी लैंदा भाषाओं का विकास हुआ है। तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी उपभाषा विकसित हुई जिसकी 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। शौर्सनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा है, राजस्थानी हिंदी उपभाषा है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी उपभाषा विकसित हुई, पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी और लैंदा उपभाषाओं का विकास हुआ। 262वां प्रश्न है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो सही उत्तर है डी, 5। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। इन उपभाषाओं की बोलियां भी इस प्रकार से हैं। तो 3 अपभ्रंश से 5 उपभाषाएं विकसित हुई और उन 5 उपभाषाओं की ये निम्न बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी की बोली है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की बोली है भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी हिंदी की बोली है कुमाऊनी और गढ़वाली। प्रश्न संख्या 263 है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है? सही उत्तर है डी, उच्चारण की सुविधा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ होता है उच्चारण की सुविधा। 264वां प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो वो था अपभ्रंश। यानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं से पूर्व अपभ्रंश आर्य भाषा थी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के उदय के पूर्व आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप विद्यमान था, उपस्थित था। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है जो निम्नवत है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जब उदय हुई थी तो उससे पहले अपभ्रंश भाषा प्रचलित थी। भारतीय आर्य भाषा के इतिहास को 3 कालों में बांटा जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसके उदाहरण है जैसे 2 इसकी प्रमुख भाषाएं हुई थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 3 इसकी भाषाएं थी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और अपभ्रंश का जो उत्तर काल था वही अवट कहलाता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक हिंदी और हिंदीतर भाषाएं जैसे असमिया, मराठी, गुजराती आदि।
265वां प्रश्न है, मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? सही उत्तर है डी, अरबी फारसी। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा अरबी फारसी थी। उसी प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल के समय भारत में न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी थी। तो भारत में जब मुसलमान शासन कर रहे थे तो न्यायालयों में अरबी फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था, और अंग्रेज शासन कर रहे थे उस समय न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता था। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? सी, हिंदी। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? तो सही उत्तर है डी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद भाषा वैज्ञानिक नहीं थे। जयशंकर प्रसाद भाषा वैज्ञानिक नहीं है, ये महान काव्यकार तथा नाटककार हैं, जबकि सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी ये सभी भाषा वैज्ञानिक हैं। 268वां प्रश्न है, भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? सही उत्तर है शब्द। यानी अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं, जबकि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र इकाई को ध्वनि कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? सही उत्तर है ए, संस्कृत भाषा से। हिंदी में अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं, जिसे हम तत्सम शब्द कहते हैं, जबकि फारसी, अंग्रेजी, उर्दू विदेशी भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो ज़्यादातर हिंदी भाषा में शब्द संस्कृत भाषा के आए हैं, जिनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, और जो विदेशी भाषाओं के शब्द आए हैं उनको विदेशी शब्द कहते हैं। प्रश्न संख्या 217वां है, खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो सही उत्तर है सी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। खड़ी बोली व ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली कोरवी, बांगरू हरियाणवी, ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी आदि बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं, जबकि राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी बोलियां आती हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी तथा गढ़वाली बोलियां आती हैं। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी की बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं कुमाऊनी और गढ़वाली। प्रश्न संख्या है 271वां, दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? सही उत्तर है सी, खड़ी बोली। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का नाम खड़ी बोली है। खड़ी बोली का अन्य नाम कोरवी है। इसका क्षेत्र देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद है। तो दिल्ली व मेरठ के आसपास खड़ी बोली बोली जाती है। तो दोस्तों, चैनल पर थ्योरी के हिंदी भाषा विज्ञान व संपूर्ण हिंदी व्याकरण की वीडियोज़ उपलब्ध हैं, उनको भी आप देखें, नोट्स बनाएं। साथ में पिछली परीक्षा में पूछे गए हिंदी भाषा, इसकी विभिन्न बोलियां, संविधान में प्रावधान, हिंदी का विकास कौन सी भाषाओं से हुआ है, इनसे संबंधित व हिंदी व्याकरण के टॉपिक वाइज पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न प्रकाश और हिंदी चैनल के ऊपर उपलब्ध हैं, जिनको आप देखें और अपनी बेहतर तैयारी करें। दोस्तों, थ्योरी के बाद में हमें अवश्य ही पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और उनका विश्लेषण यानी व्याख्या पढ़नी चाहिए। 272वां प्रश्न है, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? सही उत्तर है डी, पारिभाषिक शब्दावली। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। जैसे विज्ञान के संदर्भ में कोशिका का विशेष अर्थ है
और उसे एक ही अर्थ लिया जाता है। ऐसे ही आयकर, राज्यपाल, संसद आदि शब्द हैं। तो भाषा विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली जो शब्दावली होती है उसे पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। 273वां प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? सही उत्तर है सी, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए। जिज्ञासु का अर्थ होता है जानने का इच्छुक। पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, चिकित्सा, वाणिज्य, विधि, दर्शन, प्रशासन आदि क्षेत्रों में होने वाले विकास के कारण अलग अलग प्रकार के पारिभाषिक शब्द विकसित होते जाते हैं जो विषय विशेष के संदर्भ में एक निश्चित अर्थ को व्यक्त करते हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली का जो ज्ञान होता है वह एक शाखा की जिज्ञासु के लिए बहुत ही जरूरी है। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अनेक शब्द विकसित हो जाते हैं और एक अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? सही उत्तर है ए, भाषा वैज्ञानिक। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण भाषा वैज्ञानिक करते हैं। 275वां प्रश्न है, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? सही उत्तर है बी, वस्तुनिष्ठ शैली से। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य वस्तुनिष्ठ शैली से है। 276वां प्रश्न, निम्नलिखित में जो कथन उचित नहीं है उसे छांटिए। एक भाषा में प्रकट किए गए भावों व विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता है। सही है। एक भाषा के भावों को, विचारों को दूसरी भाषा में यदि प्रकट करते हैं तो अनुवाद कहलाता है। सही है। बी, अनुवादक के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है, ये गलत है। अनुवादक यानी किसी एक भाषी से दूसरी भाषी के भावों को अनुवाद करके और फिर समझाता है, तो उस अनुवादक को एक भाषा का यदि ज्ञान होगा तो किसी भी प्रकार से एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं कर सकता। तो ये बी गलत है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा और जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। सही है। अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का पर्याय है, ये भी सही है। अनुवाद के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है, ये कथन उचित नहीं है। जबकि अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का पर्याय है। ये जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उसे स्रोत भाषा और जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। एक भाषा में प्रकट किए गए भावों व विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता है। ये सभी तीन कथन सही हैं। इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए? तो सही उत्तर है डी, ईर्ष्या की भावना उसमें नहीं होनी चाहिए। यानी किसी ग्रंथ के गुण और दोष देखने वाला जो समालोचक है उसके अंदर ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या की भावना नामक दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए। समालोचक का एक कर्तव्य होता है कि समालोचना करते समय किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोषों को सही रूप से प्रकट करना। ईर्ष्या की भावना से ग्रसित होने पर वह निष्पक्ष रूप से समालोचना नहीं कर पाता है। यानी किसी ने कोई ग्रंथ लिखा है, किसी ने कोई तथ्य प्रकट किया है और यदि कोई समालोचक उसकी रचना या उसके ग्रंथ की गुण और दोष देखना चाहता है और उस लेखक के प्रति, उस कवि के प्रति, यदि उस रचनाकार के प्रति समालोचक के मन में ईर्ष्या की भावना है तो सही प्रकार से, सही ढंग से गुण और दोष उस रचना या ग्रंथ में नहीं देख सकता। तो ईर्ष्या की भावना समालोचक में नहीं होनी चाहिए। 278वां प्रश्न है, आप किस कथन को असंगत मानते हैं? तो पहला है, एक भाषा के साहित्य को विश्व के दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाने में अनुवाद पुल का कार्य करता है। सही है। अनुवाद के माध्यम से संसार का समस्त ज्ञान और साहित्य हमारे पास आ जाता है, ये भी सही है। अनुवाद में अनु का अर्थ है पहले लिखना और वाद का अर्थ से पुनः बाद में लिख देना। ये सी विकल्प गलत है। एक भाषा में व्यक्त भावों व विचारों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है, ये भी सही है।
विकल्प सी में दिए गए कथन अनुवाद में अनु का अर्थ पहले लिखना, वाद का अर्थ उसे पुनः बाद में लिखना असंगत है, गलत है। अनुवाद दो शब्दों के योग से बना है, अनु और वाद, जिसमें अनु का अर्थ बाद में और पुनः से लिया जाता है और वाद का अर्थ है कथन, अर्थात अनुवाद का मतलब हुआ पुनः कथन, दोबारा से कहना। अनु इसमें उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बाद में कहना या पुनः कहना। वाद यानी कथन। बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? उसकी भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, यानी बालकों के लिए जो साहित्य लिखा जाता है उसकी भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, सही है। ये बालकों के लिए प्रेरणाप्रद होना चाहिए, सही है। ये मनोरंजक और रोचक होना चाहिए, सही है। मनोरंजक आनंद देने वाला वह बालकों द्वारा लिखा जाना चाहिए, ये गलत नहीं, ये गलत है। वह बालकों द्वारा लिखा जाना चाहिए कथन बाल साहित्य के विषय में सही नहीं है। बाल साहित्य की भाषा सरल सुबोध होनी चाहिए, वह बालकों के लिए प्रेरणादायक होनी चाहिए, ये मनोरंजक और रोचक होना चाहिए। प्रश्न संख्या 280वां है, खसखुरा या गुरखाली भाषा है। खसखुरा या गुरखाली भाषा कौन सी है? तो सही उत्तर है ए, नेपाली। खसखुरा या गुरखाली भाषा है, कहाँ की है? नेपाल की राजभाषा है। खसखुरा या गुरखाली भाषा कहाँ की है? नेपाल की राजभाषा है। नेपाल देश के कार्यालयों में जो भाषा प्रयोग में ली जाती है उसको खसखुरा या गुरखाली कहते हैं। 281वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? अवधि की ध्वनि कौन सी नहीं है? तो सही उत्तर है बी, ण। ट का जो ण होता है वो अवधि की ध्वनि नहीं है। ण ध्वनि अवधि में नहीं है। अवधि में कर्ता कारक ने का नितांत भाव है। अवधि में या तथा वा ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, जैसे किताब से कितबवा, कॉपी को कपिया, फाइल को फाइलिया, लोटा को लोटवा। अवधि भाषा में ण ध्वनि के स्थान पर न का प्रयोग होता है, तो अवधि बोली में ण का प्रयोग नहीं होता है, ण ध्वनि नहीं है, ण के स्थान पर न का प्रयोग होता है। और अवधि में या के स्थान पर वा का प्रयोग किया जाता है। या और वा का प्रयोग अधिक किया जाता है। 282वां प्रश्न है, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है, क्या हो जाती है? सरल हो जाती है। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर सरल हो जाती है, साथ ही साथ उसका अर्थ भी स्पष्ट होने लगता है। आगे प्रश्न है 283वां, न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में रिक्त स्थान रहती है। सही उत्तर है ए, निश्चितता। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है, जिससे उसी प्रकार के भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रश्न संख्या 284वां, व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो सही उत्तर है डी, 2 प्रकार के। सामान्य व्यवहार के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द वे शब्द जिनको हम दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए प्रयोग में लाते हैं, उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। इनका अर्थ कोई भी आसानी से समझ लेता है, जैसे घर, कपड़ा, रोटी, किताब, खाना, पानी, कमरा, नदी आदि। सामान्य शब्द दैनिक जीवन में व सामान्य बोलचाल में आने वाले शब्द होते हैं जिनका अर्थ आसानी से समझा जाता है। तकनीकी शब्द वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों, विज्ञान आदि से होता है, वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं, जैसे सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ, निदेशालय, रसायन, कोशिका, जीवाश्म आदि। इनके अर्थ को समझने में कठिनाई आती है, कठिनता होती है।
खरोष्ट लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? सही उत्तर है सी, अरमाइक लिपि से। खरोष्ट लिपि की उत्पत्ति अरमाइक लिपि से हुई है। खरोष्टी भारत की दो प्राचीन लिपियों में से एक है। ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। सम्राट अशोक ने शहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखवाए हैं। इसके प्रचलन की देश और कालपरक सीमाएं ब्राह्मी की अपेक्षा संकुचित रही और बिना किसी प्रतिनिधि लिपि को जन्म दे देश से इसका लोप हो गया। तो खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक लिपि से हुई है और इस अरमाइक लिपि में सम्राट अशोक ने शहबाजगढ़ी और मानसेहरा दो अभिलेख लिखवाए थे। 286वां प्रश्न है, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे कौन थे? ए, काका कालेलकर। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। देवनागरी एक लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं लिखी जाती है। देवनागरी बाएं से दाएं लिखी जाती है, खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है, लेकिन देवनागरी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है जिसको श्री रेखा कहते हैं। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसमें शिरोरेखा होती है और यह अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि है जिसमें अनेक भाषाएं लिखी जाती हैं। ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र कौन सा था? सही उत्तर है डी, श्रीरामपुर। ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र श्रीरामपुर था। 288वां प्रश्न है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो रिक्त स्थान से संबंधित है? बी, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है। 1 मार्च 1971 को गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि के असंवैधानिक प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद कार्य केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को सौंपा गया। अनुवाद में सरलता, सहजता और शब्दावली में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1973 से अनुवाद प्रशिक्षण का कार्य भी कर रहा है। तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है जिसकी स्थापना 1 मार्च 1971 में की गई थी। 289वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा गलत है? ए है, विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। सही है। बी, रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। ये गलत है। सी, बोली दैनंदिनी व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। सही है। वी, भाषा बोली का विकसित रूप है। सही है। तो इसमें बी विकल्प गलत है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है कथन गलत है, क्योंकि भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। यानी एक भाषा का जो विशेष क्षेत्र होता है वो बोली कहलाता है। ये भाषा का अल्प विकसित रूप होता है, जबकि विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। बोली दैनंदिन व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। विभाषा बोली का रूप है। ये सभी 3 कथन सही है। प्रश्न संख्या 290, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध है। सही उत्तर है डी, जीविकोपार्जन से। जीविकोपार्जन से प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध जीविकोपार्जन से है। प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य हिंदी के विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार एवं अन्याय गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी से है। हिंदी केवल साहित्य की भाषा न रहे बल्कि जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रयुक्त हो, तभी इसका विकास सुनिश्चित होगा। तो दोस्तों, हमने हिंदी भाषा विज्ञान पिछली परीक्षा में पूछी गई प्रश्न व्याख्या सहित का 9वां वीडियो पढ़ा है।
आपसे संबंधित जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास भी आप वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों को निःशुल्क वीडियोज उपलब्ध हों और अच्छी तैयारी हो सके। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। किसी प्रकार की कोई असमंजस की स्थिति हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या अवश्य लिखें। जय हिंद।